हाँ तो बच्चों, कक्षा 12वीं अध्याय प्रथम पादप प्रजनन, परिभाषा, उद्देश्य एवं विधियाँ। तो अगर हम पादप प्रजनन को कृषि के हिसाब से पढ़े तो इसके उद्देश्य देखने चाहिए कि किस उद्देश्य के लिए, कि कृषि में क्या उद्देश्य होगा पादप प्रजनन का। कि सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका उद्देश्य है वो मानव की जो आवश्यकता है, हमारी जो आवश्यकता है वो क्या हो सकती है कृषि से। वो हो सकती है अधिक से अधिक खाद्यान्न, उसकी गुणवत्ता और विभिन्न प्रकार की जलवायु में उसकी अनुकूलता फसलों की। तो ये सारी आवश्यकता हो गई। तो पादप प्रजनन को इस प्रकार से हमें काम में लाना है कि जो फसलें हैं उनके जो जीनी प्रारूप है, जीनी प्रारूप मतलब उनकी जो विभिन्नता है जीन्स की, उनके जीनी प्रारूप में हम परिवर्तन लाएं, बार बार उनको उगाकर, बार बार उनमें चयन करके, विभिन्न प्रकार की विधियां अपनाकर, और उस चयन के फलस्वरूप जो हमें उपयोगी जो पौधे हमें प्राप्त हो बाद में, ठीक है, उनको हम फसल के रूप में फिर उगाने लग जाते हैं। तो जो आज जितनी भी संकर जो किस्में मार्केट के अंदर उपलब्ध हैं वो इसी के फलस्वरूप है, पादप प्रजनन के फलस्वरूप है। अगर हम प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन काल में मनुष्य ने जंगली पौधों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप चयन करते हुए उन्हें उपयोगी बनाया। कि प्राचीन काल से ये क्रिया चालू कर दी थी कि जो जंगली पौधे थे उनको अपनी आवश्यकता के अनुसार हमने उनका चयन किया और उन्हें उपयोगी बनाया। तो आज जो गेहूं, चावल, इनकी विभिन्न किस्में हम खाते हैं, विभिन्न किस्मों के इनके जो बीज वगैरह जो हम खाते हैं, अनाज के रूप में काम में लेते हैं, वो पुराने टाइम में बहुत जंगली थे मतलब उनकी जो किस्में थी उनमें इतनी उपज नहीं हुआ करती थी। लेकिन इतना लंबे समय तक जो चयन किया गया, इसके फलस्वरूप क्या हुआ, वो उपयोगी बनते गए। और उपयोगी बनने के साथ साथ उनके अंदर ऐसे गुण विकसित हो गए जो हमारी ज़रूरतों के अनुसार थे। ठीक है, तो अगर मैं एक लाइन के अंदर परिभाषित करूं पादप प्रजनन को, तो वो बोल सकते हैं फसलों के जीन प्रारूप। जीन प्रारूप मतलब उनके जो अभिलक्षण है, विभिन्नताएं उनके अंदर, अलग अलग गुण हैं, उसमें अगर हम परिवर्तन करने में सक्षम हो जाते हैं तो उससे क्या होगा, वो परिवर्तन मानव के लिए उपयोगी साबित होगा। जैसे कि अनाज है कि पहले मान लो अगर एक किस्म है गेहूं की, उससे 1 किलो, 1 क्विंटल, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर 1 क्विंटल उत्पादन हो रहा था। लेकिन हमने उस किस्म में कुछ इस तरह की जीनें डाली, ऐसे संकरण करवाया उसका दूसरी किस्म के साथ, उसकी वजह से उसके जीनी प्रारूप में परिवर्तन आया। ठीक है, तो ये पादप प्रजनन की क्रिया के द्वारा हुआ और जीनी प्रारूप में परिवर्तन आने से अब उसकी उपज बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा उत्पादन मिल रहा है। तो हमारी आवश्यकता थी, इसलिए हमने उसके जीनी प्रारूप में परिवर्तन किया। तो पादप प्रजनन में यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो भी हम परिवर्तन ला पाए इनमें, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पादप प्रजनन। ठीक है, तो अब देखते हम इससे रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट है, जैसे कि नीलसन एहिल है। ठीक है, इन्होंने एकल पादप वर्ण विधि का विकास किया, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। जॉनसन है, इन्होंने शुद्ध वंशक्रम तो आप सब जानते हो कि होमोजाइगस कंडीशन हो। मेंडल ने भी वंशागति के नियम दिए थे, ये सब आप जानते हो। इसके अलावा सहलग्नता, जीन्स आपस में किस तरह से जुड़ती हैं, ठीक है, लिंकेज, और जुड़कर वो विभिन्न गुणों को एक साथ लेकर जाती है। ये मेंडल का एक्सेप्शन था, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो जीन गुण सूत्रों पर स्थित होती है, सबको पता है, और इन्हीं जीनों के अंदर वो अभिलक्षण होते हैं, वो गुण होते हैं जो आगे आने वाली पीढ़ियों में प्रदर्शित होते हैं। तो इंसानों ने क्या किया, कुछ उपयोगी जो किस्में थी उनमें इन जीनों को पहचाना और उनके बार बार संकरण करवाकर, उनका चयन करके, ग्राम्यन करके, ठीक है, पादप प्रजनन क्रियाओं के द्वारा उन्हें उपयोगी बना लिया। ठीक है, तो इस संदर्भ के अंदर बहुत सारे अविस्मरणीय कार्य किए इंसानों ने। अगर इसका उदाहरण देखें, सबसे इम्पोर्टेंट है गेहूं की बोनी किस्में। अगर याद हो, गेहूं और चावल की हरित क्रांति, गन्ने का नोबलीकरण किया गया, संकर मिलेट, कपास की संकर किस्में, इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं अभी। लेकिन अगर तुम्हें हरित क्रांति याद हो, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक से पहले भारत
नेट इम्पोर्टर था, आयात करता था गेहूं का, चावल का, और इसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा भुखमरी थी। लेकिन गेहूं की जब से हरित क्रांति के आने के बाद में गेहूं और चावल की बोनी किस्में यहाँ विकसित की गई, विदेशों से मदद ली गई, विदेशी जो साइंटिस्ट थे जैसे कि बोरलॉन्ग, उससे मदद ली गई, और उसके बाद में हमने गेहूं की बोनी किस्में यहाँ पर विकसित कर ली, और उनसे इतना ज़्यादा उत्पादन हुआ कि आज हम एक्सपोर्टर हैं, हम निर्यात करते हैं दूसरी कंट्री को। तो इसके बारे में एक डिटेल में टॉपिक बता देता हूँ कि गेहूं की बोनी किस्में कैसे तैयार हुई, गन्ने का नोबलीकरण कैसे किया गया। ठीक है, तो एक दूसरा टॉपिक है इससे रिलेटेड। हाँ, तो पादप प्रजनन की उपलब्धियों के नाम से हैं कि आज हम विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां हमने प्राप्त कर लिए, जैसे गेहूं की बोनी किस्में, चावल की बोनी किस्में, इसी तरह गन्ने का नोबलीकरण किया गया। तो जो गेहूं की जो बोनी किस्में थी, इनके विकास में नॉर्मल N.E. बोरलॉग, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने मैक्सिको के अंदर, ये मैक्सिको के अंदर ही थे, मैक्सिको के अंदर मैक्सिको के अंदर स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट सिमेट, इसके अंदर एक जापानीज वैरायटी थी गेहूं की जिसका नाम था नोरिन 10। क्या नाम था? नोरिन 10। इसके अंदर एक ड्वार्फ बोनी जीन, इसको इन्होंने इसकी पहचान की, और इसी जीन को आधार बनाकर इन्होंने गेहूं की नई बोनी किस्मों का विकास किया कि गेहूं की दूसरी किस्मों में इस जीन को इंट्रोड्यूस किया गया, उसके अंदर उसको संकरण करवाकर उन्हें डाला गया, और इसके आधार पर गेहूं की बोनी किस्में तैयार हुई। तो 1963 के अंदर ICR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इसने भी जो सीमेट है मैक्सिको की, इससे मदद लेकर भारत के अंदर अर्ध बोनी किस्में, मतलब पूरी तरह बोनी नहीं थी, अर्ध बोनी किस्मों को विकसित किया, इंट्रोड्यूस करवाया। और जैसे इनका नाम आपने सुना होगा, कल्याण सोना, सोनालिका, और इनके नाम से ट्रैक्टर भी आते हैं। तो उस वक्त से 1960 के बाद में हरित क्रांति लाने के अंदर इन कल्याण सोना और सोनालिका का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद में हमारी उपज ज़्यादा बढ़ गई। और इनके गुण क्या थे? इनके गुण ये थे कि इनमें अधिक उपज होती थी, कीट रोग प्रतिरोधी थी, अधिक दक्षता थी, इनमें प्रकाश असंवेदिता थी। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रकाश असंवेदिता मतलब प्रकाश का जो पीरियड होता है, जो अंतराल होता है, उसका इस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। किसी भी कंडीशन में रखो प्रकाश में, इनमें उपज अच्छी होगी। इसी तरह चावल की बोनी किस्में भी तैयार की गई कि एक जापोनिका राइस, ये ताइवान का एक राइस है, ताइवान के अंदर उगने वाला, इसमें से एक विशिष्ट प्रकार के जीन, इसका नाम है डी जियो वू जेन। इस जीन को निकाला गया और इसी जीन को आधार बनाकर विभिन्न संकर किस्में तैयार की गई। तो ये जापान के अंदर, और फिर इंटरनेशनल कहाँ गया वो, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि फिलीपींस के अंदर, यहाँ पर चावल की बोनी किस्में तैयार की गई। तो IR8, क्या नाम है? IR8, इसको इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया और फिर इसे भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया 1966 के दशक के अंदर। ठीक है, और बाद में जो IR8 है, इसको रिप्लेस कर दिया गया जया, रत्ना, इनके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। तो ये भी बोनी किस्में थी, अर्ध बोनी किस्में मानो। ठीक है, तो इनको भी एक बोनी जीन के द्वारा विकसित किया गया, संकरण करवाकर विभिन्न किस्मों के अंदर। और इसका सबसे जो विशिष्ट गुण ये था कि इसे नॉन ट्रेडिशनल जो एरिया थे, जैसे कि पंजाब कि क्या है, चावल को पहले मार्शी इलाकों के अंदर, दलदली भूमि के अंदर, जो ओडिशा, वेस्ट बंगाल, साउथ साइड के अंदर यहाँ पर होती थी, यहाँ पर उगाया जाता था।
लेकिन इसका विशिष्ट गुण ये था इस चावल की बोनी किस्मों का कि इनको अब नॉन ट्रेडिशनल जहाँ पर उगाया जाता था पहले उसके अतिरिक्त भी उगाया जाने लग गया। तो आज पंजाब के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। ठीक है, अब एक चीज़ हम पढ़ेंगे, गन्ने का नोबलीकरण। किसका नोबलीकरण? गन्ने का नोबलीकरण। नोबलीकरण का करने का मतलब है इसको एक ट्रॉपिकल, जो जिसे विदेशी गन्ना भी बोल लो एक तरीके से, उसके साथ जो भारतीय जो गन्ना है जिसका नाम है शैकरम बारबेरी। क्या नाम है? शैकरम बारबेरी, शैकरम बारबेरी। और जो ट्रॉपिकल जो गन्ना है उसका नाम है शैकरम ऑफिशिनेरम। इन दोनों के मध्य संकरण करवाया गया और इसके फलस्वरूप जो एक नए गन्ने की जो वैरायटी, एक किस्म तैयार हुई, उसे नोबल गन्ना कहा गया। क्या कहा गया? नोबल गन्ना। तो इसे बोलते हैं गन्ने का नोबलीकरण। तो ये क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया जो भारत की जो देशी जो ब्रीड थी उस वक्त, किस्म थी, उसमें कम उपज होता था एक तो, और दूसरा उसमें शर्करा की मात्रा भी कम थी, जो उसका स्टेम था वो पतला था। यह हार्डी क्रॉप थी। हार्डी का मतलब ये कीट और विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उनके प्रति इसमें प्रतिरोधकता जरूर थी। हार्डी क्रॉप। कैसी क्रॉप? हार्डी क्रॉप। ठीक है, लेकिन इसमें शर्करा ज़्यादा नहीं होती थी। इसकी वजह से इसका उत्पादन उतना नहीं हो पाता था जितना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको एक ट्रॉपिकल जो विदेशी जो किस्म है इसका नाम है शैकरम ऑफिशिनेरम, इसके साथ इसका संकरण करवाया। तो इसमें दो गुण थे, एक तो इसका तना मोटा होता था और इसमें ज़्यादा शर्करा कंटेंट होता था। तो जब इन दोनों का संकरण करवाया तो एक नई संकर वैरायटी तैयार हुई जिसके अंदर ये दोनों गुण थे। और आज जो हम देख रहे हैं जो कैन की वैरायटी वो सारी इसी तरह से। तो इसको विकसित करने के अंदर शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो कोयम्बटूर के अंदर है, कहाँ पर है? कोयम्बटूर के अंदर, इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसके दो साइंटिस्ट थे, एक तो C.A. बार्बर एंड T.S. वेंकट रमन। इन दोनों ने जो ट्रॉपिकल गन्ने की जीन्स है जिसमें मोटा तना, ज़्यादा शर्करा, ठीक है, इसको भारतीय गन्ने में स्थापित कर दिया। ठीक है, और इसकी वजह से आज भारतीय गन्ने में बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ये अलग से मैंने पादप प्रजनन की उपलब्धियां तुम्हें बता दी ताकि तुम्हें पता रहे कि किस प्रकार से पादप प्रजनन आज हमारे लिए उपयोगी साबित हो रहा है। अब हम वापस से उधर ही चलते हैं। परिभाषा वगैरह हमने सब पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे पादप प्रजनन के उद्देश्य। क्या पढ़ेंगे? पादप प्रजनन के उद्देश्य। तो अगर पादप प्रजनन के उद्देश्य देखें तो किस उद्देश्य के लिए, मतलब क्या महत्व इसका कि हम पादप प्रजनन में जो इतनी विधियां विकसित कर रहे हैं, क्यों करते जा रहे हैं? तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अधिक उपज। सबसे ज़्यादा तो हमें उपज चाहिए क्योंकि इतनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, इसका पेट भरने के लिए क्या करें। तो आज जो हम पादप प्रजनन के जरिए जो नई जो किस्में तैयार कर रहे हैं उनमें उपज बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य ये। दूसरा, उत्पादन के साथ उनके गुणों में भी सुधार आना चाहिए। अगर उत्पादन हो गया लेकिन अगर वो उपभोक्ताओं को पसंद ही नहीं आ रहा है, अगर वो उपभोक्ताओं की आशाओं के अनुरूप नहीं है तो उस उत्पाद का क्या मतलब। तो आज किसान उपज के साथ साथ उसके गुणों में भी सुधार की अपेक्षा करते हैं। तो इस तरह से पादप प्रजनन को उपयोगी माना जा रहा है। तो आज अगर हम देखें तो मीठी मक्का, कपास में लंबा व शक्तिशाली रेशा, फलों के आकार एवं स्वाद, दालों में प्रोटीन की मात्रा, तिलहनों में तेल की मात्रा, इनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। मीठी मक्का आपने देखी होगी, खाइए, जो अमेरिकन मक्का भी कहा जाता है। जो कपास है इसका रेशा लंबा और शक्तिशाली हो गया है, इसकी संकर वैरायटियों। फलों के आकार में भी कई तरह के परिवर्तन आ गए हैं। दालों में प्रोटीन का कंटेंट भी बढ़ गया उपज के साथ साथ, तिलहनों में तेल की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो इस तरह की वैरायटी, संकर वैरायटी विकसित की जा रही है। अब जो तीसरा एक और इम्पोर्टेंट जो उद्देश्य वो है कीट एवं रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना। अगर हमने उपज ज़्यादा हो गया, उत्पादन ज़्यादा हो गया, लेकिन बाई चांस अगर कोई कीट या फिर रोग लग गया उस फसल में तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, वो पूरी की पूरी किस्म बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने पादप प्रजनन की विधियों के द्वारा इन संकर वैरायटियों में ये भी सुनिश्चित किया है कि ये
कीट एवं रोग प्रतिरोधी किस्में हो, कि इनमें विभिन्न प्रकार के जो मुख्य प्रकार के जो रोग हैं या फिर कीट हैं वो इनको नुकसान नहीं पहुंचा पाए, और नहीं पहुंचा पाएंगे तो इनका उत्पादन अधिक एवं स्थिर रहेगा। कैसा रहेगा? उत्पादन अधिक एवं स्थिर रहेगा। ठीक। अब जो चौथा एक और इम्पोर्टेंट है वह अधिक दक्षता वाली किस्में। कौन सी किस्में? अधिक दक्षता वाली। दक्षता का मतलब क्षमता, मतलब किस चीज की क्षमता, कि जहाँ पर उस पौधे को, उस किस्म फसल के पौधे को उगाया जाता है वहां पर वो कितनी दक्षता की, कितनी क्षमता के साथ पानी को अवशोषित कर पाती है। जो फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह उसमें जो डालते हैं उनको कितनी दक्षता, कितनी प्रतिशत मात्रा उनको उपयोग में ले लेती है। तो ऐसी फसलें तैयार की जा रही है जो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को अब्जॉर्ब कर सके, और उससे क्या होगा? फसल का विकास जल्दी होगा और उसमें उपज ज्यादा होगी, उपज ज्यादा होगी, और उसके साथ साथ उसका क्या और होगा? उसके साथ साथ उसके अंदर गुणों की मात्रा भी बढ़ेगी और किसान को लाभ भी होगा। ठीक है। एक सेकेंड। अब हम पांचवा जो पॉइंट पढ़ेंगे इसके अंदर वो है शीघ्र पकना। क्या पकना? शीघ्र पकना। किसका? फसल का। एक सेकंड। तो आज हम ऐसी किस्मों की फसलें देख रहे हैं जो शीघ्र पक सके, और वो जब शीघ्र पक जाएंगी तो उससे क्या होगा? उसका प्रभाव ये होगा कि हम धान, गेहूं फसल चक्र या फिर विभिन्न प्रकार के जो फसल चक्र है तिलहनों के साथ वो हम कर पाएंगे। अदरवाइज पहले क्या होता था, पूरे साल भर में ओनली एक ही प्रकार की फसल उगा पाते थे, 8 से 10 महीने लग जाते थे उसको उगाने से परिपक्व काल तक पहुंचते। तो आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम शीघ्र पकने वाली फसलों के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। तो पादप प्रजनन के द्वारा इस चीज पर भी जोर दिया जा रहा है। पांचवा है समकाल पकता, मतलब एक साथ पकना। कि पहले क्या होता था, जो पुरानी किस्में होती थी उनमें पौधे अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर उग रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में उगे जो पौधे हैं उनका समकाल पकता नहीं होती थी, उनमें कुछ एक पौधे पूरी तरह परिपक्व नहीं हो पाते थे। ठीक है, इसलिए फसल में नुकसान होने की संभावना होती रहती थी। इसलिए अब हम किस चीज पर जोर दें? समकाल परिपक्वता। तो अगर एक साथ पकेंगे पौधे तो उनकी कटाई एक साथ संभव होगी और उत्पादन भी ज्यादा होगा। ठीक है। हाँ, एक है प्रकाश असंवेदिता, जो गेहूं की बोनी किस्मों में या फिर चावल की बोनी किस्मों में पाया जाता है। ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। प्रकाश असंवेदिता मतलब प्रकाश के प्रति उनमें संवेदनशीलता नहीं होगी, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड तक उन्हें प्रकाश सही नहीं चाहिए होता है। उन्हें चाहे दिन भर में कम प्रकाश मिले या फिर ज्यादा प्रकाश मिले पकने के लिए, या फिर उनका पूरा जो डेवलपमेंट विकास का जो काल होता है उसके दौरान। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में उन्हें उगाना आसान हो जाएगा। उन्हें किसी भी तरह के जलवायु क्षेत्र में उगा सकते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त जिस चीज पर जोर दिया जाता है प्रसुप्ति। अगर आपने नोटिस किया होगा, जैसे कि मटर है, सोयाबीन है, जो दालें होती हैं, ये अगर थोड़ा सा पानी पकने के बाद थोड़ा सा पानी फली पर गिर जाए तो ये उगने लग जाती हैं। तो आजकल इस चीज पर भी जोर दिया जा रहा है। जो बाजरा है, ज्वार, गेहूं आदि, इनमें प्रसूति अवस्था नहीं होती है, तब पकने के समय बरसात होने पर इनके बीज बाली में अंकुरित हो जाते हैं। तो अब ऐसी किस्में विकसित की जा रही हैं जिनमें थोड़ा बहुत प्रसूति काल हो, जिससे उनको बारिश के टाइम में उनको फलियों के अंदर उगने से बचाया जा सके, ताकि उत्पादन में कोई कमी नहीं आए। ठीक है। इसके अलावा नई ऋतुओं के लिए किस्में, जो मक्का था पहले ओनली खरीफ की फसल था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मक्के को हम खरीफ में, रबी में, जायद में, हर प्रकार के मौसम में हम उगा सकते हैं। तो इस तरह की किस्मों को भी तैयार किया जा रहा है कि जो एक से ज्यादा मौसम के अनुसार ढलकर उगाया जा सके जिन्हें। ठीक है। इसके अलावा सूखा लवण रोधिता वाली फसलों के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि भारत का अधिकांश हिस्सा 70% भाग असिंचित है, मतलब मानसून आधारित खेती होती है, तो मैं अच्छे से पता है। और इसमें भी बहुत सारा भाग ऐसा है जो सूखा रहता है। ठीक है।
कि अक्सर इनमें बारिश की संभावना कम होती है, कई बार ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, जैसे राजस्थान का पश्चिम भाग, गुजरात, पंजाब या फिर मध्य इंडिया, ये सब। ठीक है, तो इसलिए साइंटिस्टों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसी फसलों पर भी जोर दिया है जो सूखे को सहन कर सकें। किसको सहन कर सके? सूखे को, और उनमें लवण रोधिता भी हो, मतलब अगर ज़्यादा लवणीय भूमि है उसके अंदर भी अपने आप को ग्रो करा सके। ठीक है, इसके अतिरिक्त अविषाणु पदार्थों से मुक्ति, ये भी एक उद्देश्य है। कि जैसे कि सरसों होती है, उसमें आपने देखा होगा उसमें एक विशिष्ट प्रकार की तीक्ष्ण गंध होती है, और वो किसकी वजह से होती है? उसमें मौजूद इरुषि कमल के कारण, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो इसलिए सरसों की ऐसी किस्में तैयार की गई है जिनमें इस अम्ल की मात्रा कम हो, तो वो खानी होगी अच्छे। ठीक, हाँ। अब इसके अतिरिक्त अविशरण, नॉन स्कैटरिंग, विसरित न होने वाले किस्मों का विकास मूंग, उड़द, सरसों जैसी फसलों में काफी उपयोगी रहता है। तो ये हमने पूरे 12 उद्देश्य पढ़ ले कि पादप प्रजनन की आवश्यकता है क्यों, हम किस उद्देश्य के लिए करें, इनका क्या महत्व है। सबसे इम्पोर्टेंट उपज, ज्यादा उपज होनी चाहिए। फिर उसके बाद में है उनमें गुणवत्ता, उनमें विभिन्न प्रकार के गुण होने चाहिए। जैसे मीठी मक्का, मीठी आने लग गई तो उसका ज्यादा प्रोडक्शन होगा, लोगों के अंदर, किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो प्रोटीन कंटेंट है दालों में बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। तिलों के जो तिलहनी फसलें उनमें तेल की मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो ऐसी संकर वैरायटी डेवलप की जा रही है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधकता, कीटों के प्रति प्रतिरोधकता वाली फसलें, प्रकाश असंवेदनशीलता, विभिन्न ऋतुओं में उगने वाली, या फिर सूखा और लवण रोधिता। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? तो पादप प्रजनन में, कि इन सारी गुणों के साथ विभिन्न प्रकार की किस्में तैयार की जाती है। हरित क्रांति के समय आपने पढ़ा कि गेहूं की और चावल की बोनी किस्में तैयार की गई, जिससे हमें बहुत फायदा हुआ। ठीक है, तो ये टॉपिक आज का खत्म।